नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से मालदीव का भारत से विवाद चल रहा है और इसकी विवाद की शुरुआत मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो विश्लेषण का जो मुद्दा है वो बहुत ही बिल्कुल अलग है और विशेष है। विवाद पर हल्का सी जानकारी सिर्फ इतनी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लक्षद्वीप यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर जो फोटो डाली थी, उसके बाद से मालदीव को चिढ़ लग गई इस बात को और वहाँ के मंत्रियों ने मोदी के खिलाफ अनाप शनाप अपमानजनक तरीके से ट्विटर पर कुछ पोस्ट करी और उसके बाद से सारा मामला भड़क गया। दरअसल मालदीव के जो नए राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू, उन्होंने जब चुनाव लड़ा था तब भी ये घोषणा कर दी थी कि वे भारत के खिलाफ रहेंगे और उन्होंने चुनाव जीतने के बाद भारत से कहा कि भारत अपनी सेना हटा ले। ये एक अलग सब्जेक्ट है कि भारत ने वहाँ पर सेना नहीं भेजी। इससे पहले वहाँ मालदीव ने ही अनुरोध किया था भारतीय सेना को के कुछ वहाँ पर हेलीकॉप्टर हैं और कुछ वहाँ पर कोई 50 या 100 से ज़्यादा वहाँ फौजी हैं मुश्किल से, और जो उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। इतनी सी बात थी। लेकिन मुद्दा दोस्तों ये नहीं है। मुद्दा ये है, इस वक्त जो महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ वो ये है कि मालदीव जो है वो सन 21वीं सदी के आखिर तक पूरी तरह से समुद्र में समा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, मालदीव को इसकी चिंता नहीं है। भारत जैसा पड़ोसी देश जो हमेशा अपने तमाम पड़ोसी और जो दूसरे देश हैं उनसे मित्रवत संबंध रहा है, तो इसका फ़ायदा पड़ोसी जो तमाम जो छोटे देश हैं वो आर्थिक आधार पर और तमाम विकास के मामले में भारत से पीछे हैं। भारत ने हर तरह उनका सहयोग किया है। इसके विपरीत भारत से सहयोग लेने के बजाय मोहम्मद मोइजू ने भारत से सपोर्ट लेने के बजाय या भारत को अपना ऐतिहासिक मित्र मानने के बजाय चीन में जाना ज़्यादा ज़रूरी समझा और अब मालदीव यूँ कहें कि पूरी तरह से चीन की गोद में बैठ गया है जाकर। और मोइजू ने राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद पहली यात्रा टर्की की करी थी, उसके बाद अब दूसरी यात्रा उन्होंने चीन की करी है। लेकिन इससे पहले परंपरा यह रही है कि जो भी मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीतता है वह सबसे पहले भारत की यात्रा करता है, क्योंकि भारत के और मालदीव के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं। इसकी वजह से यह परंपरा पड़ रही है। तो अब मालदीव ने करीब चीन में 1 दर्जन से ज़्यादा समझौते किए हैं, एमओयू साइन किए हैं। अब ये एमओयू दरअसल साइन करना आसान होता है, लेकिन इनको प्रैक्टिकली इनको लागू करने बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि आप चीन को जानते हैं। चीन विस्तारवादी नीति के तहत किसी भी देश को मुफ्त में कुछ भी नहीं देता। तो निश्चित तौर से चीन की निगाहें मालदीव पर लगी हुई हैं और हिंद महासागर के में चीन का दखल पहले से ही है और मालदीव हिंद महासागर का हिस्सा है। तो आप जानते ही हैं कि निश्चित तौर पर चीन अपनी हेराफेरी और अपनी जो चालाकी भरी कार्रवाई है उससे बाज नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट ये है कि आखिर मालदीव डूब जाएगा, मालदीव का होगा क्या। वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि पूरी दुनिया से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, उसके कारण मालदीव के ज़्यादातर द्वीप तो अगले 50 साल में और उसके बाद जो बचे हुए जितने भी द्वीप हैं वो करीब 70 साल में, यानी कि 21वीं सदी के आखिर तक पूरी तरह से मालदीव समुद्र के पानी से ढक जाएगा और वहाँ आबादी के लिए रहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो मैं आपको कुछ ये मालदीव में जो पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कुछ साइंटिफिक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। जर्नल साइंस एडवांसेस में छपे एक शोध के मुताबिक 2050 तक जल स्तर बढ़ने से मालदीव के निचले द्वीप निर्जन हो जाएंगे और बाढ़ की समस्या होगी और वहाँ पीने के पानी की भारी समस्या पैदा हो जाएगी। करीब मालदीव के 80% से ज़्यादा कोरल द्वीप हैं, वे समुद्र के तल से करीब 1 मीटर से भी कम ऊंचे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर हर साल 3 से 4 मिलीमीटर बढ़ रहा है। और ये बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि आर्कटिक और हिमालय से जो ग्लेशियर हैं वो लगातार पिघल रहे हैं। पिघल ये इसलिए रहे हैं कि पूरी दुनिया में कार्बन उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ी जा रही है। मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि जो मोहम्मद मुइजू
चीन में गए और चीन की गोद में जाके बैठ गए और भारत से ज़्यादा अपना हितैषी अब चीन को समझ रहे हैं। जबकि चीन की आप नीति जानते हैं कि चीन ने श्रीलंका को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया आर्थिक तौर पर, उसका एक बंदरगाह ले लिया, उसके बाद से उसको ऋण दिया उसके बदले में। और चीन ने यही नीति दक्षिण अफ्रीका के कुछ देशों में भी अपनाई। वहाँ पर कई मुल्कों को बिल्कुल कंगाली के मुहाने पर चीन ले आया। अब चीन की नज़र भारत का शत्रु, चीन अपने आप को दरअसल भारत का शत्रु मानता रहा है। भारत की ऐसी कोई नीति नहीं रही है। चीन की विस्तारवादी हरकतों के कारण ही सीमा पर चीन आए दिन विवाद कोई ना कोई उत्पन्न करता रहता है। तो अब चीन की निगाहें, चूंकि मालदीव ने भारत के खिलाफ अपने स्वर बुलंद किए हैं, तो इसके वजह से चीन अब मालदीव को अपने करीब लाकर उसको अपने आर्थिक शिकंजे में फांसना चाहता है। और मज़ेदार बात ये जो चीन इतना ज़बरदस्त हितैषी बन रहा है, ये जो घड़ियाली आंसू बहा रहा है, जो उसको सांत्वना और सपोर्ट की जो है वो झूठा आश्वासन दे रहा है, उसको सब्ज बाग दिखा रहा है, यही चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ रहा है, जिसकी वजह से मालदीव पूरा डूबेगा जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। आपको मैं बता दूं, रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने सन 2019 में 10,065 टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ी है। दूसरा नंबर आता है पूरी दुनिया में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का, यानी कि वायु प्रदूषण सर्वाधिक फैलाने का, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड से सर्वाधिक वायु प्रदूषण फैलता है, वह नंबर आता है अमेरिका का। तो ये जो दो कंट्री हैं, मतलब इसमें सबसे, और अमेरिका का भी चूंकि मालदीव से कोई सीधा संपर्क नहीं है, लेकिन चीन जिस तरह से हितैषी बना हुआ है ये, और चीन ने जो समझौते किए हैं, जो 1 दर्जन से ज़्यादा एमओयू मालदीव के राष्ट्रपति से जो साइन किए हैं, उनमें यह बात कही नहीं है कि चीन किस तरह से मालदीव को डूबने से बचाएगा। निश्चित तौर पर मालदीव को चीन जब मौका पड़ेगा तो भूखे भेड़ियों के सामने जैसे शिकार को फेंक दिया जाता है, चीन भी वही करेगा और उसको बेबस और लाचार छोड़कर चलता बनेगा। चीन सिर्फ मुनाफा कमाने वाला देश है, उसको सिर्फ मुनाफा चाहिए, कोई दान धर्म या कोई दोस्ती में उसका बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। उसको सिर्फ डॉलर चाहिए, युआन चाहिए उसको, इसके अलावा उसका कोई नज़रिया नहीं है। तो दोस्तों मैं बता दूं, हालांकि मालदीव ने इस समस्या को, मालदीव का अंदाज़ा है इस बात को लेकर कि भविष्य में अगले कुछ आने वाले दशकों में मालदीव पूरी तरह समुद्र में समा जाएगा। तो मालदीव ने इसके लिए एक कृत्रिम द्वीप वहाँ पर तैयार किया है और उस द्वीप को लगातार बसाया जा रहा है वहाँ पर, और उसमें करीब माना जा रहा है कि करीब 2 लाख की आबादी वहाँ पर मालदीव शिफ्ट कर सकता है। तो मालदीव वहाँ शिफ्ट तो कर लेगा 2 लाख की आबादी, लेकिन इसका नाम है हुल हुमाले, ये जो द्वीप कृत्रिम तैयार किया जा रहा है, और ये एक समुद्र के अंदर से रेत पंप करके इस द्वीप को समुद्र तल से थोड़ा ऊपर बनाया जा रहा है, ताकि भविष्य में यदि जल स्तर बढ़े और ऐसी आपदा आए तो यह द्वीप उसमें बचा रह सके। लेकिन दोस्तों इस द्वीप की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है लोगों को रखने की, वो 2 लाख से ज़्यादा की नहीं है, और मालदीव ने वहाँ पर लोगों को बसाना शुरू भी कर दिया है। लेकिन आज की तारीख में करीब मालदीव की आबादी 5 लाख से ऊपर है, और जब ये नौबत आएगी तो निश्चित तौर पे मालदीव की आबादी भी काफ़ी बढ़ी हुई होगी। तो ऐसे में सभी लोगों को इस द्वीप पर बसाना असंभव काम है। तो मालदीव के लिए दरअसल ये बहुत ज़बरदस्त चुनौती है कि पूरी दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसके कारण उसके द्वीप जो है, मालदीव दोस्तों मैं बता दूं एक द्वीप समूह है पूरा, और इसमें करीब 80% कोरल द्वीप हैं, और जो समुद्र तल में जो वृद्धि की जो दर है वो 3 से 4 मिलीमीटर हर साल हो रही है। और इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC के मुताबिक ग्रीन हाउस में यदि कमी होती भी है तो भी आधा मीटर और करीब समुद्र जल बढ़ेगा, और यदि कमी नहीं होती है, जो गैस उत्सर्जन है, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है, तब पानी समुद्र का 1 मीटर तक बढ़ जाएगा। और यदि ऐसा होता है कि 1 मीटर तक पानी बढ़ जाता है तो पूरी तरह से मालदीव समुद्र के अंदर चला जाएगा, उसमें 1 इंच भी जमीन बाकी नहीं बचेगी। जर्नल साइंस एडवांस में छपे एक लेख के मुताबिक 2050 तक जल स्तर बढ़ने से निचले जितने भी द्वीप हैं मालदीव के, सब निर्जन हो जाएंगे, बाढ़ की समस्या हो जाएगी और पीने के पानी की समस्या हो जाएगी। इस आपदा से बचने के लिए मालदीव ने, मैंने आपको जैसा अभी बताया कि उत्तर पूर्व में कृत्रिम द्वीप बनाया है,
और यहाँ पर आबादी को बसाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दूं इस बारे में कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद, जी हाँ मोहम्मद नशीद इनका नाम है, मोहम्मद नशीद ने पूरी दुनिया का ध्यान, ये जो मालदीव के द्वीपों के डूबने की जब रिपोर्टें सामने आई हैं, रिसर्च रिपोर्टें, तो उन्होंने अपनी कैबिनेट की एक बैठक समुद्र के अंदर करी ताकि पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया जा सके कि मालदीव इस समस्या से आगे आने वाले सालों में जूझने वाला है। तो ये ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने समुद्र के अंदर कैबिनेट की बैठक करी और इसके बाद लगातार ये स्थिति है जो मालदीव की बिगड़ती जा रही है। आप पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो ये माना जा रहा है कि ये कृत्रिम द्वीप जो विकसित किया जा रहा है मालदीव द्वारा, ये मालदीव का सहारा शायद नहीं बन पाएगा पूरी तरह से। हाँ, अभी तक पूरी दुनिया में मालदीव को सपोर्ट देने के लिए अभी तक किसी भी देश ने कोई प्रयास नहीं किया है, किसी प्रकार की कोई तकनीकी मदद नहीं की है, ना ही कोई आर्थिक मदद की है, चाहे वो यूरोप के कंट्री हो चाहे अमेरिका हो। और भारत जैसे विश्वसनीय दोस्त के साथ तो आपको पता ही है कि मालदीव के राष्ट्रपति और वहाँ के मंत्रियों ने क्या हरकत की है। उससे दोस्तों अब मतलब मालदीव में ये असर क्लाइमेट का तो बहुत बाद में आएगा, और जो शने शने धीरे धीरे आता जा रहा है, जिस तरह से समुद्र का जल हर साल बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, और जो ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, लेकिन भारत द्वारा आर्थिक नाकेबंदी करने से मालदीव तुरंत प्रभावित हो गया है और ज़्यादातर जो बुकिंग्स हैं वो स्थायी तौर पर कैंसिल हो गई है। मालदीव में जो पर्यटन था उसको ज़बरदस्त झटका लगा है। और अभी जब राष्ट्रपति मईजू चीन की यात्रा पर थे तो उन्होंने चीन से हाथ पैर जोड़े और रिक्वेस्ट करी गिड़गिड़ाने के अंदाज में कि देखिए अब चीन के सामने राष्ट्रपति को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। और क्यों गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि ताकि वहाँ से पर्यटक चीन से ज़्यादा मालदीव आए, क्योंकि आपको पता ही है कि मालदीव की पूरी इकोनॉमी जो है, पूरी अर्थव्यवस्था वो सिर्फ पर्यटन पर आधारित है। वहाँ किसी प्रकार का कोई उद्योग धंधा या और कोई चीज़ वहाँ पर नहीं है। लोगों का जीविकोपार्जन का केवल मात्र जो आसरा है, जो सहारा है, वो पर्यटन है। और भारत से बहुत बड़ी तादाद में करीब 2 लाख से ज़्यादा पर्यटक हर साल, ये रिकॉर्ड है पिछले आंकड़ों का, कि पर्यटक भारत से वहाँ मालदीव जाते हैं, यूरोप वगैरह से भी वहाँ आते हैं। तो ये जो पर्यटकों देश में अब जो मालदीव के खिलाफ जो रोष फैला हुआ है, जिस तरह से जो अपमानजनक तरीका मालदीव ने इख्तियार किया है, उसके बाद से तो निश्चित तौर पर वो पर्यटकों में गिरावट आएगी। तो उस गिरावट से निपटने के लिए मालदीव ने चीन से रिक्वेस्ट करी है, गिड़गिड़ाया, घुटनों पर आ गया चीन के राष्ट्रपति के सामने, शी जिनपिंग के सामने, कि वो पर्यटकों की संख्या बढ़ाएं। अब दोस्तों, पर्यटकों को कोई सरकार जबरदस्ती नहीं भेज सकती। इसका मतलब ये हुआ कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो लोगों को भेजेंगे तो उनको पैसा भी देंगे। आपको पता ही है कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया में जो मंदी आई है, आर्थिक जो मंदी आई है, उसका सर्वाधिक असर चीन पे पड़ा है, क्योंकि चीन की आबादी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। हालांकि अब भारत की नंबर 1 हो गई है, लेकिन चीन की आबादी अभी भी उसके लिए एक ज़बरदस्त समस्या है। तो यह तो निश्चित है कि चीन पर्यटकों की जेब में पैसा डालकर, अपने देश के लोगों की जेब में, चीनियों की जेब में पैसा डालकर तो उनको घूमने भेजने से रहा। हाँ, वो ये ज़रूर है कि वो कोई प्रमोशनल और इस तरह की स्कीम चला सकते हैं, लेकिन उससे ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ी जाए। तो दोस्तों, अब सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि मालदीव जैसा छोटा सा मुल्क जो भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत ने हमेशा अपनी पलकें उसके सामने झुकाए रखी। झुकाने से मतलब ये हमेशा सहयोग किया है मालदीव का, और मालदीव को हर तरह की मदद दी है। कोरोना के दौरान मालदीव को हर तरह की चिकित्सीय सहायता भारत द्वारा ही मुहैया कराई गई। भारत ने, आपको पता ही होगा, आप जानते ही हैं कि पूरी दुनिया को वैक्सीन सप्लाई करी, वो भी बहुत सारे देशों को लगभग फ्री में। बहुत सारे साउथ अपने आपके दक्षिणी अफ्रीका के देश हैं जिनको वैक्सीन भारत ने न केवल भारत में फ्री लगी, बल्कि उन देशों को भी वैक्सीन फ्री सप्लाई करी। तो इसी तरह मालदीव की समय समय पर भारत ने दोस्तों बहुत मदद करी है। लेकिन अब सवाल ये है कि मालदीव का जो हश्र होने वाला है उसका खुदा ही मालिक है। और नए राष्ट्रपति ने जो जिस तरह से भारत से दुश्मनी का भाव, और ये कहें दुश्मनी तो क्या मालदीव क्या करेगा, मालदीव की ना तो कोई सेना की ताकत है और ना सेना ही नहीं, मालदीव के पास कुछ भी नहीं है। 5-7 लाख की आबादी वाला छोटा सा देश है। लेकिन सवाल ये है कि मालदीव ने जो अपमानजनक तरीके से व्यवहार किया है भारत के साथ, तो इससे भारत के लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है। और अब देखना ये है
कि जो भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो चुनौतियां आएंगी, जिनसे मालदीव को निपटना है, क्या मालदीव अपनी आबादी को कहां पर लेके जाएगा। हालांकि मालदीव ने कई देशों से मदद की गुहार की है अभी से ही, लेकिन लगता नहीं है कि कोई भी देश मालदीव को इस तरह से मदद देगा। क्योंकि एक बात और भी है, अब एक निश्चित तौर पर, कि अब जब चूंकि मालदीव ने भारत को आंख दिखाई है और भारत की नाराजगी का मालदीव को सामना करना पड़ रहा है, तो जो मददगार जो दूसरे देश यदि मालदीव को मदद देने की सोच भी रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर वो अपना हाथ कहीं ना कहीं पीछे हटाएंगे, या वो बहुत सोचेंगे इस बारे में कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मालदीव की मदद के कारण उनके रिश्तों से भारत का कोई असर पड़ जाए। तो निश्चित तौर पर जब भी आप देखते हैं कि कोई भी देश इसी वजह से पाकिस्तान से रिश्ते नहीं रखना चाहता, चीन से भी जो रिश्ते हैं वो ज़्यादातर व्यापारिक रिश्ते हैं चीन के साथ भी दुनिया के, क्योंकि चीन तो आप जानते ही हैं अपने तमाम सीमावर्ती देशों के साथ और पूरी दुनिया को ही वो अपना शत्रु समझता है। जिस तरह से दक्षिणी चीन सागर में चीन ने अपना आधिपत्य एक तरह से कर लिया है और हिंद महासागर में लगातार उसकी उपस्थिति बढ़ती जा रही है। उसके जो जहाजी बेड़े हैं, जो युद्धक जो जहाज हैं, उसके शिप हैं, वे लगातार वहाँ मंडराते रहते हैं। भारत ने इसके बार कई बार आपत्ति भी जताई है, लेकिन चीन आप जानते हैं कि इतनी हरकतों से बाज नहीं आता। तो ऐसे में सवाल ये है कि चीन कितना कारगर होगा मालदीव को बचाने के लिए, यह तो दोस्तों भविष्य बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर भारत से जो दुश्मनी का भाव मालदीव ने पैदा किया है एक तरफा, उसकी कीमत मालदीव को निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में या दिनों में चुकानी पड़ेगी। इसके लिए मालदीव को तैयार रहना चाहिए। और वहाँ के ये जो पूरा एपिसोड हुआ है, ये जो घटनाक्रम, हालांकि वहाँ के जो नेता हैं, वो वहाँ के जो पूर्व विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस बात के लिए राष्ट्रपति की जबरदस्त आलोचना की है कि भारत के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए थे, यह बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने किया है। खैर, अब तो चूंकि तीर कमान से छूट चुका है, तो मालदीव के राष्ट्रपति को इसकी कीमत तो निश्चित तौर पर अदा करनी पड़ेगी। और हालांकि ये माना जा रहा था कि तीसरा दौरा राष्ट्रपति मोइजू का भारत में होगा, लेकिन दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि भारत अब इतनी आसानी से मालदीव का वेलकम करेगा। जिस तरह से आप जानते हैं कि भारत इस मामले में कोई भेदभाव नहीं करता, तमाम मुल्कों को बिल्कुल रेड कारपेट जैसी स्वागत सत्कार भारत करता है। G20 में आपने देख ही लिया कि तमाम मुल्क, बांग्लादेश जैसे मुल्क को विशेष अतिथि के तौर पर G20 में इनवाइट किया गया था। और इसी तरह से बाकी जो मुल्क हैं, साउथ अफ्रीका की जो यूनियन है, उसको मेंबरशिप दिलवाई गई और साउथ अफ्रीका के देशों को G20 में विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर बुलाया गया था, जबकि वो G20 के मेंबर भी नहीं थे। तो भारत की अपनी दोस्ताना नीति रही है, अपनी मित्रवत नीति रही है। भारत शुरू से ही वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखता है और पूरी दुनिया को अपना घर की तरह से मानता है। लेकिन इस तरह के जो छोटे देश हैं वो गलतफहमी पाल लेते हैं। पाकिस्तान हुआ, मालदीव हुआ, तो आज पाकिस्तान की आप हालत देखिए। पाकिस्तान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी हुई है। वहाँ आटे, दाल, चीनी के भाव आपको पता ही है। मैं इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं हो कि मालदीव की भी हालत यही हो जाए जो आज पाकिस्तान की है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान में पेट्रोल 250-300 रुपये लीटर है, आटा 150 रुपये किलो है, प्याज 200, आलू 150-200 रुपये किलो हैं। तो ऐसा न हो कि यही हालत भारत से बिगाड़ खाते करने के कारण मालदीव की हो जाए। तो दोस्तों, ये आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे ज़रूर बताएं। और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों को और अपने परिचितों को, परिजनों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।